आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है चैनल पर। आज हम लोग 31 प्रश्न से कंटिन्यू करने वाले हैं। ये पीवाईक्यू सीरीज चल रही है पीजीटी, टीजीटी और एलटी ग्रेड हिस्ट्री के लिए, और घटना चक्र की बुक को हम इसमें कवर कर रहे हैं। तो 31 प्रश्न से आज हम कंटिन्यू करते हैं फिर से, और ये पार्ट 4 है। 3 पार्ट इसके पहले ही अपलोड हो चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं पीवाईक्यू किसी भी एग्जाम के लिए। कम से कम 30 से 35 प्रश्न आपके यहीं से रिपीट होने वाले हैं, और बाकी के नए प्रश्न इन्हीं फैक्ट के आसपास से नए सवाल बनाए जाते हैं। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पेपर में सवाल कैसे बनने वाले हैं। तो पीवाईक्यू सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें, ताकि हम ये सीरीज आपके लिए कंटिन्यू रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है। तो ये सिंधु घाटी की लिपि कौन सी थी? ये सूचना हमें मोहरों से प्राप्त होती है। वहां पर जो मोहरें प्राप्त हुई है वहां से वहां की लिपि का मालूम पड़ता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना मुख्यतः मोहरों से मिलती है। इसके अतिरिक्त मृदवांड, कुल्हाड़ियां, ताम्र पट्टिकाओं पर भी लिपियों के प्रमाण मिले हैं। कहाँ पर? मृदवांडों पर, कुल्हाड़ियों, ताम्र पट्टिकाओं पर। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह हैं, और 400 से 500 तक चित्राक्षर यानी पिक्टोग्राफ हैं, और इसकी लिखावट क्रमशः दाईं ओर से बाईं ओर होती है। तो यहाँ से 3 सवाल और बनते हैं। एक तो जो लिपि पर मैंने अभी बताया, आपको पूछा जा चुका है कि कहाँ से मुख्यतः सूचना प्राप्त होती है, तो मोहरों से। दूसरा सवाल बनता है कि इसकी लिखावट किधर से किधर को है, तो राइट आंसर इसमें आपका हो जाएगा, अगर ये पूछा जाएगा तो दाईं ओर से बाईं ओर। दूसरा बनता है कि लिपि कैसी है, तो पिक्टोग्राफिक लिपि है, यानी चित्राक्षर लिपि है वहां की। नेक्स्ट प्रश्न है, वह सैन्य पुरास्थल जहां झूकर जाकर संस्कृति विकसित हुई है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चन्नूदड़ों की जो संस्कृति है सैन्य सभ्यता की, वहां जो संस्कृति विकसित हुई है उसको झूकर जाकर संस्कृति भी कहते हैं। तो ये पीजीटी 2013 में पूछा गया सवाल है। चन्नूदड़ो सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। चन्नूदड़ो है सिंधु नदी के किस तट पर है, तो बाएं तट पर है। इसकी खोज 1931 में एन.जी. मजूमदार ने की थी। चन्नूदड़ो और एन.जी. मजूमदार, एन और ना आप मैच करके ऐसे याद कर सकते हैं, क्योंकि इतिहास में काफ़ी फैक्ट होते हैं। आप कनेक्ट करके याद करेंगे या सीक्वेंस आप कर लेंगे तो आपको डेट याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, और नाम याद करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चन्नूदड़ो में सिंधु संस्कृति के बाद झूकर जाकर संस्कृति विकसित हुई थी। झूकर जाकर संस्कृति एक कैसी संस्कृति है, तो ये परवर्ती हड़प्पी संस्कृति हो जाएगी, क्योंकि ये हड़प्पा कल्चर के बाद में विकसित हुई थी चन्नूदड़ो में। ये वही व्याख्या, उसी की व्याख्या दी हुई है यहाँ पर। झूकर जाकर संस्कृति एक परवर्ती हड़प्पी संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति के अंत के बाद कुछ कब्रगाह यानी सिमेट्री एच का भिन्न संस्कृति मिली है। सिंध में झूकर से नए प्रकार के मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए, इसलिए इसे झूकर जाकर संस्कृति कहते हैं। वह विकसित जल प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुई, यानी एक विकसित जल प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। धौलावीरा कहाँ पर स्थित है, तो धौलावीरा गुजरात में स्थित है। धौलावीरा एक विशाल जलाशय मिला है यहाँ पर, जिसका आकार 80.4 मीटर, 12 मीटर और गहराई 7.5 मीटर थी, और इसमें 2,50,000 घन मीटर पानी जमा करने की अद्भुत क्षमता थी। धौलावीरा के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। ये लोग बांध बनाकर जलाशय में पानी संग्रहित करते थे, जो इस तरह का प्राचीनतम साक्ष्य है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा स्थित है, तो हड़प्पा ये रावी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें, रावी नदी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा इसकी पहले। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में साहिवाल जिले में स्थित है, और रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। सिंधु नदी के तट पर स्थित नगर कौन कौन से हैं, तो मोहनजोदड़ो, चन्नूदड़ो और कोटदीजी ये अन्य नगर हैं जो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का कोई भी स्थल गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, तो यहाँ पर ये राइट, इसमें ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित सैंधव स्थल आलमगीरपुर, उल्लास तथा बड़गांव है। मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की खोज किसने की थी,
तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आर.डी. बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार है और इसकी खोज की थी आर.डी. बनर्जी ने। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में रखालदास बनर्जी ने की थी। इसी स्थल से महान स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर है, ये पूछी जा सकती है एक स्टेटमेंट के रूप में। और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की दिशा में 33 मीटर है। इसके मध्य में निर्मित स्नान कुंड की लंबाई है वो 11.8 मीटर और चौड़ाई 7.04 मीटर, गहराई 2.43 मीटर है। सिंधु घाटी के समाज में कौन सा पशु शक्ति के प्रतीक के रूप से संबंधित था? तो वो हो जाएगा वृषभ। वृषभ है ये शक्ति के प्रतीक के रूप में संबंधित था। भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति के उदय हुआ है? तो ये राइट आंसर आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। उत्तर पश्चिमी पार्ट में सिंधु घाटी सभ्यता का उदय हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिम भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ। हड़प्पा संस्कृति के उदय का पता हड़प्पा स्थल के उत्खनन से चला। हड़प्पा के टीले का सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मेसन ने उल्लेख किया। तत्पश्चात जनरल कनिंघम ने 1853 से 1873 ईस्वी में इसका सर्वेक्षण कर कुछ पुरावस्तुएं प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता ज्ञात हुई तो ये कैसे ज्ञात हुई? तो उत्खनन से ज्ञात हुई। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये टीजीटी 2009 में पूछा गया सवाल है। हड़प्पा संस्कृति का आरंभिक उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? तो हड़प्पा संस्कृति का आरंभिक उत्खनन है ये किसके द्वारा किया गया था? तो दयाराम साहनी के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहे का ज्ञान सिंधु घाटी के निवासियों को नहीं था। लोहे का ज्ञान है वो वैदिक कल्चर में होता है, इसलिए उसको आयरन एज भी बोला जाता है। और लोहे की जानकारी के बाद में कृषि क्रांति होती है और फिर उसके बाद है नगरीय संस्कृति का फिर से उदय होता है महाजनपद काल में, क्योंकि अधिशेष उत्पादन एग्रीकल्चर सेक्टर में होने लगता है जो कि शहर की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम होता है। और उसके बाद फिर नए शहरों का विकास होता है और इस प्रकार से महाजनपद काल आ जाता है आयरन एज यानी वैदिक कल्चर के बाद में। व्याख्या देख लेते हैं। सिंधु घाटी के निवासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था। हड़प्पावासी कांसे के निर्माण और प्रयोग से भली भांति परिचित थे। कांसा, टिन और तांबा मिलकर तैयार किया जाता था। इसके अतिरिक्त हड़प्पावासी चांदी, सोना से भी परिचित थे। हड़प्पाई लोग लकड़ी की हलों का प्रयोग करते थे। फसल काटने के लिए पत्थर की हाशिए का प्रयोग होता था। हड़प्पावासी चांदी ईरान, अफगानिस्तान से मंगाते थे और सोना दक्षिण भारत, कर्नाटक और अफगानिस्तान से आयात किया जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। नेक्स्ट प्रश्न है। मांडा का पुरातात्विक स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर को चिन्हित करता है, ये किस नदी पर स्थित है? तो मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये चिनाब नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं व्याख्या। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों में सबसे उत्तरी स्थल जम्मू में चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांडा है। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों में सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद मांडा से 1400 किलोमीटर दूर गोदावरी नदी के तट पर है, यानी दैमाबाद है ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। और दैमाबाद ऐसा क्षेत्र है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता तक कंटिन्यू करता है और सिंधु घाटी सभ्यता ताम्रपाषाण कल्चर का भी ये महत्वपूर्ण हिस्सा है और जहाँ पे जोरवे कल्चर पाई जाती थी उसी का ये पार्ट है। इसका सबसे पश्चिमी स्थल दास्क नदी के किनारे स्थित सुतकांगेडोर है जो कि अफगानिस्तान में पड़ता है। और इसका सबसे पूर्वी स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर है जो कि वर्तमान में नहीं है, वर्तमान में उल्लास हो गया है। उल्लास है ये भी उत्तर प्रदेश में है और ये सबसे पूर्वी स्थल हो गया है सिंधु घाटी सभ्यता का। अब उल्लास उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये उल्लास वाला प्रश्न है, ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है, कम से कम 2 बार पीसीएस में पूछा जा चुका है, तो आप इसको पता जरूर करना। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता है? तो नगर नियोजन सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। ये व्याख्या हम पहले भी देख चुके हैं।
निम्नलिखित में कौन सी विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता को विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं से अलग यानी विशिष्ट बनाती है? तो वो है नगरीय नियोजन। नगरीय नियोजन ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति का एक स्थल है जहां से फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन से प्राप्त हुई थी? तो वो है लोथल। लोथल से यहाँ से मुद्रा प्राप्त हुई है और इन्हीं मुद्राओं के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि यह व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह था। लोथल सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह नगर था। यहाँ से फारस के साथ सामुद्रिक व्यापार होता था। यहाँ से फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन से प्राप्त हुई है। लोथल से पूर्वी भाग में गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। लोथल से 3 युग्मित समाधियों के उदाहरण भी मिले हैं, जिससे यहाँ सती प्रथा का अनुमान लगाया जाता है। अनुमान लगाया जाता है युगल समाधियों से, लेकिन एकदम माना नहीं जाता। गोदीवाड़ा का साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लोथल। गोदीवाड़ा का साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, लोथल से। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल में युग्म समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पे देखिए कालीबंगा लोथल से क्रमशः 1 व 3 युगल समाधान के उदाहरण मिलते हैं। विकल्प में दोनों स्थल दिए जाने के कारण उत्तर का चयन नहीं किया जा सकता है, यानी लोथल और कालीबंगा दोनों उसी जगह से मिलते हैं। लोथल और चन्नू दड़ों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग क्या था? तो लोथल एवं चन्नू दड़ों में महत्वपूर्ण उद्योग था मन का उत्पादन का। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो रंगपुर गुजरात में पड़ता है और ये स्थित है भादर नदी के तट पर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, भादर। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर मादर भादर नदी के तट पर अहमदाबाद जिले में स्थित है। तो ध्यान रखना है, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट पड़ता है गुजरात का। रंगपुर की खोज 1954 में एस.आर. राव ने की थी। राव और रंगपुर, देखिए राव में आर पहले आ रहा है, रंगपुर में आर, तो इस तरह आप कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। यहाँ से उत्तर हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। रंगपुर से धान की भूसी के ढेर प्राप्त हुए जो हड़प्पा सभ्यता में धान की कृषि किए जाने के साक्ष्य हैं। यानी धान की भूसी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो रंगपुर से। सिंधु सभ्यता काल के लोगों के घर बनते थे, तो ये बनते थे पक्की ईंटों से। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ के अधिकांश घर पक्की ईंटों के बने होते थे। कुछ भवनों की दीवारों पर प्लास्टर के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता में मकान बनाने में सबसे प्रचलित ईंटों का आकार 4:2:1 था। वेरी इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, ये पूछा जाता है। मिट्टी को कूटकर कच्ची ईंटें या पक्की ईंटें बिछाकर मकानों के फर्श बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के अधिकांश घरों में कुओं के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। हड़प्पा संस्कृति का सबसे पूर्वी स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो कि पहले व्याख्या देख चुके हैं इसकी, तो देखने की जरूरत नहीं है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा थी, तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग आलमगीरपुर हो जाएगा। लेकिन आलमगीरपुर और उल्लास साथ में दिया हो तो राइट आंसर उल्लास होगा। उल्लास आपको याद रखना है, उल्लास सबसे पूर्वी सीमा है अब सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्रों के प्रयोग के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, तो मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से एक घड़े से सूती वस्त्र के साक्ष्य वो प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश सही है, लोथल गुजरात बिल्कुल सही है, कालीबंगा हरियाणा में नहीं, कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है, तो इसलिए ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। जबकि रोपड़ पंजाब में ही है, तो डी भी सही सुमेलित है। तो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1951 में अमलानंद घोष ने की थी। यहाँ पर पश्चिम दिशा में दुर्ग वाले टीले पर सैंधव सभ्यता के नीचे प्राक सैंधव संस्कृति के पुरावशेष प्राप्त हुए। ये तीनों विकल्प सुमेलित हैं, अन्य जो दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो हड़प्पा के लोग तांबा आयात करते थे, कहाँ से? खेतरी से। हड़प्पा सभ्यता का तट नगर है लोथल। सबसे विशाल हड़प्पन स्थल है हड़प्पा। कालीबंगा का अर्थ है काली मिट्टी के बर्तन।
तो यहाँ पर देखते हैं सी और डी राइट आंसर हो जाना चाहिए, क्योंकि सबसे विशाल स्थल हड़प्पा संस्कृति का वो है राखीगढ़ी, न कि हड़प्पा। और कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़ियां, न कि काली मिट्टी के बर्तन। तो सी और डी इसमें दो ऑप्शन राइट हैं। सबसे विशाल हड़प्पन स्थल मोहनजोदड़ो है, लेकिन वर्तमान में भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। ओवरऑल सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल वो मोहनजोदड़ो है, इसलिए विकल्प सी सही सुमेलित नहीं है। और कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, इसलिए वो भी सही सुमेलित नहीं है। एक जुटे हुए खेत के साक्ष्य पाए गए हैं, तो ये कालीबंगा से पाए गए हैं। कालीबंगा से तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक तो घरों के अंदर कुएं, और जुते हुए खेत के साक्ष्य, और हवन कुंड के साक्ष्य। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कालीबंगा की। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से जुते खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। सैंधव सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का प्रमुख केंद्र माना जाता है? तो ये माना जाता है लोथल, ऑप्शन डी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो ऑप्शन डी इनमें से राइट, इनमें से कोई भी नहीं। देखिए यहाँ व्याख्या दी है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है, जो कि ऑप्शन में नहीं दी गई है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा पुरास्थल है, भारत में पूछा है तो राखीगढ़ी हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओवरऑल मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा है। अधोलिखित में कौन सैंधव पुरास्थल महानगर माना जाता है? तो वो माना जाता है राखीगढ़ी, ऑप्शन डी। हड़प्पा कालीन नगरों में कौन शासन करता था? तो शासन व्यवस्था के बारे में कोई ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती, यह अज्ञात है। हमें हड़प्पाई राजनीतिक संगठन का कोई स्पष्ट आभास नहीं है, किंतु सिंधु सभ्यता की सांस्कृतिक एकता पर ध्यान दिया जाए तो ऐसी एकता किसी केंद्रीय सत्ता के बिना संभव नहीं हुई होगी। यदि हड़प्पाई सांस्कृतिक अंचल को राजनीतिक अंचल भी समझा जाए तो इस उपमहादेश में मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पूर्व इतनी बड़ी राजनीतिक इकाई कभी नहीं देखी। इस इकाई की अद्भुत दृढ़ता इसी से स्पष्ट हो जाती है कि लगभग 600 वर्ष तक निरंतर यह कायम रही। शायद हड़प्पाई शासकों का ध्यान विजय की ओर उतना नहीं था जितना वाणिज्य की ओर था। हड़प्पा का शासन संभवतः वणिक वर्ग व्यापारियों का अल्पतंत्र के हाथों में था। ध्यान रहे सिंधु सभ्यता में अस्त्र शस्त्र का अभाव है। तो ये इसकी व्याख्या है। ओवरऑल किस काल में स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? तो ये हड़प्पा काल से ही मिलता है स्वास्तिक का। और स्वास्तिक किसका परिचायक होता है? तो स्वास्तिक होता है काल यानी समय का। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरों, चित्रकारियों, मृदभांडों पर स्वास्तिक के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ये हिंदुओं, जैन और बौद्धों में समान रूप से पवित्र माना जाता है, जो कि सूर्य पूजा से संबंधित है। और सैंधव सभ्यता से सब बड़ी संख्या में ताबीज मिले। इससे अनुमान लगाया जाता है कि वे भूत प्रेत, जादू टोना आदि में विश्वास करते थे। गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के पुरास्थलों में बहुत सी अग्निवेदियां अथवा अग्निकुंड पाए गए थे। सिंधु सभ्यता की किसी भी पुरास्थल के उत्खनन से मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। घोड़े के अस्थि अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सुरकोटड़ा से अस्थि अवशेष प्राप्त हुए। ध्यान रखना है, सुरकोटड़ा से अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं।